नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने जो लाल रंग का बटन है तुरंत प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सके। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं, बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, कमेंट भी करते हैं, कॉल भी करते हैं। वो ये कहते हैं सर हमें अपना जो 498 के केस है वो मतलब हमारे ऊपर हो गया है, अब उसको हम लड़ें कैसे। मतलब हमारे पास ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जिनको हम ये साबित कर सकते हैं कि लड़की से ना ही तो हमने कोई दहेज मांगा, ना ही हमने उसके साथ कोई मारपीट की, लेकिन बस ये अपने आप ही वो रूठ कर घर से चली गई है। उसने ही हमारे घर में आके तमाम तमाशा कर दिया, ड्रामा कर दिया और अब हम पे ये जो एलिगेशन है लगा दिए कि हम पे हमसे हमने दहेज मांगा है, उससे हमें हमने मारपीट कर उसको घर से बाहर निकाल दिया है। तो ऐसे कई आपके पास दिमाग में सवाल आते हैं कि अब केस वो लड़ा कैसे जाए। तो मैं आज आपको वही बताऊंगा कि आपके ऊपर अगर सेक्शन 498A जैसा कोई भी मतलब आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, केस हो गया है, तो आपको वो लड़ना कैसे है, ताकि फाइनल तक आपके मन में ऐसे कई सवाल आते हैं कि कहीं सजा ना हो जाए, कहीं हमको मतलब इस चीज़ में फंसाया ना दिया जाए। तो ऐसी कई चीज़ें आपके दिमाग में सवाल आते हैं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में मैं आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप टू स्टेप बताऊंगा कि क्या करना है, किस तरीके से आपको इस केस को लड़ना है, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए ना ही तो वो आपके अगेंस्ट जा पाए और आपकी इसमें जीत हो। और आई होप सो कि अगर आप, जैसे मैंने बताया आपके लिए इसमें इस वीडियो माध्यम से, जैसे मैं बता रहा हूँ आपके लिए, अगर आपने ऐसा केस लड़ा तो 100% आप ही की ही जीत होगी। और आप ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें कि इस तरीके से आप फंस जाएं, क्योंकि झूठा आरोप लगाना और झूठे आरोप को साबित करना, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। झूठ कहीं नहीं चलता है, वो झूठ थोड़ी देर के चलता है, फिर उसके आगे जाकर दम तोड़ देता है और खत्म हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से झूठी पत्नी का दम तोड़ना है और इस तरीके से इस केस से कैसे आपको खुद को वरी कराना है। तो उससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सामने लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको प्रेस करिएगा, आइकन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन नेक्स्ट टाइम आपको सीधे पहुंच सके। और लाइक करना, जो कमेंट आपके मन में आता है वो कमेंट भी कर देना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इन सब चीज़ों से मतलब केस सेक्शन 498A का जो केस है वो आपको लड़ना है। सबसे पहले जो ग्राउंड होता है सेक्शन 498A का ग्राउंड ये है कि आपने उसके दहेज मांगा और दहेज ना देने की वजह से फिर आपने उसके साथ क्रूअल्टी करी या फिर मारपीट करी, ठीक है, या फिर गाली गलौज करी या फिर उससे घर से बाहर निकाल दिया। ये मतलब चीजें होती हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझते हैं हम कि दहेज है क्या चीज। दहेज मतलब, तो दहेज क्या है। दहेज तो देखो, आपने उसको दहेज को कहते हैं ना कि एक छोटी सी बात को गाली बना दिया, यानी कि दहेज को आपने ये बता दिया कि इसने मुझे गाली दी, यानी कि दहेज दिया, दहेज लिया। तो अब यहां पर जो डॉरी प्रोविजन एक्ट है उसमें सेक्शन 3 और 4 में पनिशमेंट बताया, 4 में, तो उसमें यह बताया गया कि दहेज देना और दहेज लेना दोनों ही अपराध हैं, यानी कि दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं। जहां पर आपको ये चीज साबित करनी है मोस्टली कि आपने दहेज मांगा नहीं लेकिन इसने दहेज दिया, ठीक है। और वो हर चीज आप उन सब चीजों के लिए बहुत सारे प्रश्न होंगे, आप अपने वकील से मिलेंगे तो आप प्रश्नों के जवाब ऐसा एक मतलब जत्था बना लीजिए जिससे कि आपके सामने जो पार्टी है, जो लड़की है, वो इन सब सवालों को जवाब ना दे पाए प्रॉपर तरीके से। कहीं ना कहीं वो मिसअंडरस्टैंड हो जाए, समझ नहीं पाए कि क्या करना है, किस तरीके से जवाब देना है, तो वहां पर आप उसी को फंसाकर इन सब सवालों के जवाब का आंसर आप लेंगे, तो वहां पर कुछ ऐसी कंफ्यूजन मिस क्रिएट कर दीजिएगा। अब ये चीज, दूसरा सेक्शन 498A का जब केस हो जाता है, अब इसमें क्रूअल्टी दिखाई गई है। क्रूअल्टी मतलब सेक्शन 498A क्रूअल्टी बाय द हस्बैंड और हस्बैंड रिलेटिव्स, ये आईपीसी में बताया गया है, यानी कि हस्बैंड के द्वारा या फिर हस्बैंड के रिलेटिव्स, मदर फादर ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, उनके द्वारा क्रूअल्टी की गई है। अब क्रूअल्टी का देखिए, आप यहां पर क्रूअल्टी का ये भी कर सकते हैं कि क्रूअल्टी आपने नहीं की, क्रूअल्टी आपकी पत्नी ने की है, करी है। आपके पास पहली बात तो ये है कि कोर्ट से पहले एक और स्टेप आता है थाने का। थाने का मतलब ये है कि एफआईआर होने के बाद जो उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप अपने जो आयु है, आप आयु से मिलिएगा अगर हो सकता, क्योंकि एफआईआर हो गई है तो आप बेल की आपको दिक्कत आएगी, आप सोचेंगे जेल चला जाए, तो आप या फिर एंटिसिपेटरी बेल लीजिए या फिर हाई कोर्ट मूव कर जाइए, ताकि वो जो है आपको चार्जशीट तक की स्टे हो जाए, तो वो हो सकती है आपको। अब वहां पर अगर स्टे हो जाती है, फिर एंटिसिपेटरी बेल हो जाती है, तो फिर आपको अब डरने की आवश्यकता नहीं है थाने से, कोर्ट की आप हमें जेल भेज दीजिएगा, ऐसे कोई डरने की आवश्यकता फिर आपको नहीं है। तो आप सीधे आईओ से मिलेंगे और अपने जो भी इन्वेस्टिगेशन आप चाहते हैं उससे अपने पक्ष में सबूत दीजिए और पत्नी के खिलाफ सबूत दीजिए, ठीक है। अगर गवाही किसी करा सकते हैं वो भी करा दीजिएगा भाई।
और डरिएगा मत ही। अगर आप सोचेंगे कि मैं नहीं जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो वहां फंसा लेंगे मुझे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर जब आपके पास अधिकार है, आप आईओ से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, और इन्वेस्टिगेशन पूरा अपने तरीके से कराइए, मिलिए, बताइए कि हमने कोई क्रूरल्टी नहीं करी, हमने कोई मारपीट नहीं की, हमने कोई दहेज नहीं मांगा। ये जबरदस्ती हम पर झूठे एलिगेशन लगा रही है। झूठे एलिगेशन के पक्ष में आप बहुत सारे ऐसे सबूत दे सकते हैं जिससे कि आप अपने आप को निर्दोष साबित कर सकें। जैसे कि क्रूअल्टी करी है तो घर में अगर मान लो पति पत्नी का डिस्प्यूट है तो 2-4 दीवारी के भीतर ही होता है, ठीक है, एक कमरे के भीतर ही होता है। लेकिन अगर ज्यादा दंगाई वाली पत्नी है आपकी, तो उसने घर से बाहर निकला होगा, गाली गलौज भी करी होगी, तो पड़ोसी पड़ोसी में सुना होगा, और वो अगर गवाही देते कहते हैं हाँ साहब ऐसी पत्नी नहीं है आपकी, ये गाली गलौज करती है, घर में दंगा करती है, तो बात अलग चीज है, और फिर वो आपको सपोर्ट करेगी, फायदा है आपको। अगर आपके पास कोई भी फोटो, कोई ऑडियो, कोई वीडियो ऐसी है आपके पास में जिससे कि आप ये सकते हैं कि आईओ को, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए कि आईओ को आप एक ही चीज बताकर चलेंगे तो आईओ भी उसमें जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, यानी कि चार्जशीट है, उसको चार्जशीट न लगाकर उसको क्लोज भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, उनके पास अधिकार होता है। अब ये इतना होगा, आप इतना देंगे ना तो बहुत अच्छे रहेगा। यहीं पर अगर क्लोज होता है, एक फर्स्ट स्टेप तो यही है। अगर आपने पूरा एविडेंस आपको दे दिया, नहीं भी दिया, मान लीजिए कि आपने नहीं दिया, तो अब कोर्ट में आपको लड़ना है, तो कोर्ट में भी ये चीजें करनी है कि कोर्ट में लड़ने के साथ साथ में आपको हर एक चीज, जैसे सबसे पहले जब कोर्ट में एफआईआर की कॉपी जाती है, फिर उसके बाद चार्जशीट कॉपी जाती है, चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान लेता है, यानी कि उसमें कॉग्निजेंस लेता है, और उसके बाद कॉग्निजेंस लेने के बाद जो उसमें जो एक्यूज है उसको बुलाना शुरू करते हैं। अब बुलाने के बाद उसमें बेल होती है, बेल कराएंगे आप, बेल कराने के बाद आप आने शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर कंप्लाइंस होती है कि आपको एक कॉपी दी जाती है उसकी लड़ने के लिए कि आपको अब जो है लड़ना है, और उसके बाद फिर चार्ज बनता है, मतलब कोर्ट में चार्ज बनता है। इस पर कोर्ट अपनी गवाही की प्रक्रिया जो है वो शुरू कराती है। जैसे ही चार्ज बनता है वैसे ही गवाह आना शुरू हो जाता है। अब गवाह कौन है उसमें, यानी कि विटनेस कौन है, आपकी पत्नी हो सकती है, सास ससुर हो सकते हैं आपके, या फिर कोई और भी परिवार में हो सकता है, वो लोग होंगे। उनको बुलाने के लिए अब आप देखिए, एक तो ये है कि तरीका आप डिले ना करें, क्योंकि इन सब चीजों का कोई समय नहीं होता है। आप सोचें कि आज ना 10 साल बाद कोई अगर आपके ऊपर केस कर दिया है ना, तो देखिए एक चीज अपने आप में समझ गए कि आप पति पत्नी तो रहे नहीं, अब आप एक्यूज बन गए और एक बादी बन गया। तो आपको लड़ना ही है, तो फिर तरीके से लड़िएगा ताकि आप आने वाले टाइम में अपने आप को सेव कर सकें। तो अब यहाँ पर जो है बयान स्टार्ट हो जाएंगे, स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले लड़की आएगी जिसने कंप्लेंट कराई है, या फिर पिता ने कराई, पिता आएगा, तो कोई भी उसमें गवाह आ सकता है। अगर मान लीजिए पत्नी आती है, तो पत्नी से आपको बहुत सारे सवाल जो वो अपने वकील के द्वारा पूछवाने हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आते हैं कि दहेज आपको सेक्शन ध्यान रखना है, सेक्शन 498 लगी है आपके आगे ऊपर, 323 लगी है, 5,506 लगी है, या फिर डीपी एक्ट लगा हुआ है। तो उन सभी केसेस में, मतलब उन सभी के बारे में जो भी आपसे आपके ऊपर स्टोरी बनाई है, उस स्टोरी के साथ साथ में उसको और भी अगर इतिहास है किसी प्रकार से, वो अफेयर में है किसी के साथ में, तो वो भी आपके पास अगर एविडेंस है, तो इन सब चीजों के से संबंध भी आप सवाल पूछें। उसने कहा कि मुझसे दहेज मांगा, तो आप उससे भी संबंधित सवाल पूछें। अगर उसने कहा मारपीट करी, तो उससे संबंधित भी सवाल पूछें। बहुत सारी चीजें हैं जो सवाल आप अपने वकील के द्वारा आप मिलेंगे, क्योंकि कहानी हर घर घर में अलग अलग होती है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। तो मैं आपको एक बेसिक चीज बताऊं स्ट्रक्चर, जिसमें कि आप हर चीज को फिट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल रहेगा वो आपके एडवोकेट का रहेगा, जो कि आपसे बेहतर तरीके से वो चीजें बना सके और सवालों के उन पर जवाब सवाल जो है पूछ सके। क्योंकि सवाल का सबसे ज्यादा बनाने के लिए अब यहाँ पर सबसे ज्यादा मोटो ये रहेगा कि आप उसको भ्रमित करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर पत्नी से किसी प्रकार से कुछ मतलब ऐसा निकलवा सकते हैं जिससे कि वो लड़की जो है वो समझ में नहीं आ पाएगी, जवाब मुझे देना है तो क्या देना है, तो आप वहां पर अगर किसी प्रकार से कोई गलत जवाब सवाल का जवाब दे देती है, तो आपको वो बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अब मैं बताता हूं आपके डाउट ऑफ द बेनिफिट गोज टू एक्यूज्ड। ये आप बहुत चीज ध्यान रखिए कि डाउट अगर किसी का होता है, किसी को मतलब ये उस केस में कहीं पर स्टेटमेंट के दौरान ये चीजें सामने आती हैं कि डाउट है, मांगा है नहीं मांगा है, सही है कि नहीं है, गलत है कि क्या है। तो ऐसा अगर डाउट क्रिएट वहां पर हो जाता है, तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा और आप उससे एक्विटल हो जाएंगे, आप उससे बाहर निकल जाएंगे। दूसरा, माता पिता आते हैं। अब देखिए सब हर जगह कहीं पत्नी पढ़ी लिखी है तो कहीं पर नहीं है, कहीं माता पिता पढ़े लिखे हैं तो कहीं पर नहीं है। तो ऐसे समय पर जो है पढ़े लिखे हैं तो उनको उसके हिसाब से आपको हैंडल करना है, और नहीं पढ़े लिखे हैं तो उसके हिसाब से आपको हैंडल करना है। तो ऐसी जहां पर पढ़े लिखे नहीं है वहां पर आपके लिए बहुत आसान रहता है कि आप उन सब चीजों को घुमा सकते हैं, क्योंकि एक वकील जो है उसके पास लीगल चीजें होती हैं वो,
और जो माँ बाप है उनको लीगल चीज़ों के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो आप वहाँ पर घुमा सकते हैं और आप उसको फंसाकर ऐसी कोई चीज़ें निकलवा सकते हैं जिससे कि आपके पक्ष में वो आ सकें। अब वो केस पढ़ेंगे आप तो फिर एक वकील जो है उन चीज़ों को समझेगा और फिर उसके बाद उस पर आर्ग्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। मतलब जैसे पहले स्टेटमेंट होता है, पत्नी का स्टेटमेंट होगा, यानी कि जिसे चीफ बोलते हैं, चीफ होगा, और चीफ होने के बाद उस पर एक मतलब उस पर क्रॉस होगा कि आपने जो बोला वो सही बोला है या गलत बोला है। तो क्रॉस जब वकील आपका करेगा तब आपको जरूरी है कि बहुत ज्यादा मेहनत आप उस पर वकील के द्वारा करवाएं और खुद भी उसमें दिमाग लगाएं कि कुछ और सवाल पूछ सकते हैं जिसकी वजह से कि वो उन सवालों में फंस जाए। क्योंकि मोस्ट प्रॉब्लम क्या करती हैं महिलाएं, झूठा केस तो कर देती हैं, लेकिन झूठा केस करने के बाद फिर वो गवाही पे नहीं आती हैं। उनको बुलाया जाएगा, आप कोर्ट में जाके उनके संबंध वारंट करवाएंगे, उसके बाद एनबीडब्ल्यू करवाएं, मतलब नॉन अवेलेबल वारंट, जिसमें कि वो अरेस्ट होकर आए, ताकि अगर नहीं आएगी तो ऐसा थोड़ा ना कि केस करके झूठ और अपने घर बैठेगी वो। तो आप उसको अगेंस्ट जो है एनबीडब्ल्यू करवाएं, वो जरूर आएगी, और नहीं आती है तो फिर आपको बहुत बेनिफिट मिलता है फिर भी अगर नहीं आती तो ऐसा समय है कि यहाँ पर आप अपने मतलब ससुर के द्वारा जो भी स्टेटमेंट बोला जाएगा उसको क्रॉस करवाएं, फिर पत्नी बोलती है उसको क्रॉस करवाएं, मदर बोलती है उसको क्रॉस करवाएं, और भी कोई गवाह है उसको भी क्रॉस करवाएं। तो हर चीज का क्रॉस करवाएं, और क्रॉस में सबसे ज्यादा आपको मेहनत करनी है, सबसे ज्यादा आपको दिमाग लगाना है वहां पर, क्योंकि यही समय होता है जिस वजह से आप उससे जो आपने आपके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं उनका सबका मतलब निचोड़ आ सके, और उसको कोर्ट जो है पढ़ने के बाद उस पर अपनी डिस्क्रिप्टिव पावर लगाकर उसमें जजमेंट दे सके। ये आपके लिए बेहतर तरीका है और ये करना है। उसके बाद जब ये पूरा हो जाता है उसके बाद फिर एक 313 बनती है सीआरपीसी में, जिसमें कि एक्यूज को सुना जाता है कि आपके साथ में आप जो हुआ है क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ऐसे समय पर एक्यूज जो है वो 313 में अपनी गवाही देता है। दूसरा अपनी तरफ से कोई गवाह चाहता है कि सर मैं ये गवाह चाहता हूं, तो आप उनको गवाह को भी कोर्ट में पेश कर सकते हैं, मेरी तरफ मतलब अपनी तरफ से, पति की तरफ से। तो उनको उनकी भी गवाही सुनी जाएगी और उसमें फर्दर लिखी जाएगी। तो ये सब चीजें हैं आपके लिए। उसके बाद फिर एक बहस होती है, आर्ग्यूमेंट होता है, और आर्ग्यूमेंट होने के बाद जो है एक फाइनल जजमेंट हो जाता है। तो उस जजमेंट में आप डेफिनेटली अगर आप इन सब चीजों बताएंगे, क्योंकि झूठ का आधार, झूठ जो होता है वो बहुत जल्दी पकड़ा जाता है, और झूठ के आधार पर कुछ भी कोर्ट भी समझता है कि क्या झूठ है क्या सच है। क्योंकि कोर्ट में भी इंसान बैठे हुए हैं, वो कोर्ट है, कानून है, लेकिन कानून में वहां पे इंसान बैठे हुए हैं, वहां पे भी वो उनको भी दिमाग है, वो भी समझते हैं कि मुझे सामने वाले ने कुछ ऐसा गलत किया है या नहीं किया है। और इस चीज से आप निश्चिंत रहें कि इसमें सजा होगी, कि हाय मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे मेरे परिवार को जेल ना चला जाए, ऐसा कुछ मत सोचिएगा। आप लड़िएगा, भविष्य में जो होगा वो सब देखा जाएगा। जब आपने कुछ किया ही नहीं तो आपको डर किस बात का, और जब आपने किया है तो डरना भी चाहिए आपके लिए, समझे ना। तो मैं यही बेहतर कर रहा हूं कि अगर आपके साथ में, अगर आपने किसी प्रकार कोई दहेज नहीं मांगा, मारपीट नहीं करी, क्रूरल्टी नहीं करी किसी प्रकार की, तो आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर पत्नी गलत है तो वहां पर उसको उसका जवाब समय आने पर मिल जाएगा। आप बस लड़ते रहिएगा। अगर आप इस प्रकार से लड़ेंगे तो डेफिनेटली आपकी ही जीत होगी, आपको किसी प्रकार से नेगेटिव सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे समय पर आपको बेहतर है कि आप एक बेस्ट एडवोकेट मतलब वकील के द्वारा मिलें, और उनसे इस पर सबसे ज्यादा क्रॉस सबसे ज्यादा बढ़िया होना चाहिए, ताकि वो सब चीजें आप अपने जो विपक्षी है उससे निकलवा सके और उसको ऑन रिकॉर्ड ला सके। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। और अगर आपको कोई और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट दिए हुए कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और अगर हमारी कोई एडवाइस चाहते हैं आप कि सर इसमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो हमारे दिए हुए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं हमें। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और दूसरे लोगों तक भी शेयर करिएगा। तो बस इतना कहना चाहूंगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।